हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम मॉलिक पर। और उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हम निपुण बैच लेके आए हुए हैं 2025। ठीक है, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसकी सारी क्लासेस आपको 25 जुलाई से स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, कभी कभी जो है मिस हो जाती है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि रेगुलर लें। और कभी कभी ना होने का कारण यही है कि आप हमारी क्लासेस अच्छे से देख नहीं रहे हैं, कोई कमेंट नहीं करता है। अगर देखते भी हैं तो कोई कमेंट नहीं करता। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। हमें लगता है अरे कोई बच्चा क्लास देख तो रहा ही नहीं है। तो इसलिए हम भी थोड़ा जो है एक दो दिन बाद जो है फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी क्लासेस रेगुलर देखिए और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में एक अपना कमेंट जरूर किया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगी। तो हम भी जैसे आपको मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आपको बस क्या करना है, बस शेयर करते रहना है और जो है अपनी तैयारी करते रहना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, और नोट्स के साथ साथ क्या करेंगे, एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी मेहनत करता है, फिर जब वो पास होता रहता है फिर उसका थोड़ा सा मेहनत वो सोचता है अरे बीटीसी तो कर ही लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में आते आते बच्चा क्या है, मेहनत मतलब कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कहते हैं कि सारे मैंने जो दोनों सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, तो आगे की दो उसके लिए क्या है, वो भी मैं ऐसे ही कर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर बच्चे जो थोड़ी लापरवाही कर देते हैं और यहाँ पर अब सिलेबस आपका थोड़ा लेवल हाई आएगा। ठीक है, अभी तक आपका जो है कम सिलेबस था और ज़्यादा कुछ सिलेबस में था नहीं। अब आपका सिलेबस थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में जो है सिलेबस का लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को बिना देरी करे हुए। तो जैसे कि आपको पता है यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर है और यहाँ पर मैं आपके लिए जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियान्वयन, शोध एवं नवाचार। ठीक है, इसे आप ईडीओ 5 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये मत कहिए ईडीओ 5 कैसे हो गया। तो जो हमने दो एजुकेशन फर्स्ट और सेकंड था वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किया, एजुकेशन थर्ड और फोर्थ था वो हमने सेकंड सेमेस्टर में किया, और एजुकेशन फिफ्थ और सिक्स हम थर्ड सेमेस्टर में करेंगे। तो इस तरीके से एजुकेशन के क्या है, जो सिलेबस है उसका पार्ट्स जो है डिवाइड कर दिए गए हैं हमारे चारों सेमेस्टर में। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और 50 अंक जो है निर्धारित करे गए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं हर क्लास में आपको एक नया टॉपिक लेके आऊँगी और एक क्लास में ही मैं आपके टॉपिक को या क्लास जो होगा उसको कंप्लीट कर दूंगी। उससे रिलेटिव जो भी सारी इंपॉर्टेंट्स होंगी, जो भी आने वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं आपको करा दूंगी। सही है, तो आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा है शिक्षण। वो हमारा टॉपिक है कि उत्तम परीक्षण मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध। ठीक है, तो उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं हैं उनको भी जानेंगे और शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में संबंध क्या है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द मेरी क्लास में जुड़ जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और ऐसे ही जो है क्लासेस देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो जानेंगे कि उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम मूल्य में संबंध एवं शिक्षा के विभिन्न पक्षों में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बहुत उपयोगिता है। ठीक है, क्या है, बहुत सारी उपयोगिताएं इसकी होती हैं। तो इन परीक्षणों का निर्माण बालक की जन्मजात क्षमताओं, उनके व्यक्तित्व की विशेषता, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो बच्चे की जन्मजात क्षमताएं होती हैं, उसके व्यक्तित्व में जो विशेषताएं होती हैं, उनके द्वारा अर्जित जो ज्ञान होता है उसको मापने के लिए इसका जो है उत्तम परीक्षण जो है करे जाते हैं। सही है, तो जानेंगे इन परीक्षणों की वंचित लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उनमें अच्छे परीक्षण के गुण क्या हो, विद्यमान हो। ठीक है, तो एक अच्छा परीक्षण उसे कहा जाता है जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और उन उद्देश्यों को प्राप्त करता हो जिनको ध्यान में रखकर उनकी रचना की गई हो। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं होंगी, जानेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे उत्तम परीक्षण। पहले जानेंगे कि उत्तम परीक्षण क्या है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है उत्तम परीक्षण क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो परीक्षण का
परीक्षण वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध क्या है व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण से तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों क्या है वास्तविक गुणों को प्रकट कर सके। जब आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं, आपका परीक्षण किया जाता है, तो यही तो पता कराया जाता है कि अभी आपकी परिस्थिति क्या है, जो भी आपने सीखा है अपने पूरे मान लीजिए पूरी साल भर, तो उसका आपके जो वास्तविक गुण हैं उनका पता करना। ठीक है, उनको प्रकट करना। तो विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आपके हर तरीके के जैसे गुण होते हैं उस तरीके से आपकी परीक्षा ली जाती है। ठीक है, और छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, और व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं। जैसे कि हमने जाना भी है कि उपलब्धि के लिए उपलब्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व के लिए व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं। ठीक है, और अधिगम क्षमताओं को ज्ञात करने के लिए अधिगम क्षमता परीक्षण होते हैं। ठीक है, ऐसे बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण करे जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है आपके गुणों को ज्ञात करने के लिए अलग अलग से जो है अलग अलग तरह के क्या है परीक्षण करे जाते हैं। तो छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो पता ही है जैसे कि आपको, अगर आपके लाइफ में कोई कठिनाई है पढ़ाई से रिलेटिव, तो वहाँ पर आपके लिए क्या है निदानात्मक परीक्षण रखे जाते हैं। ठीक है, इससे जो आपकी परेशानियाँ होती हैं उनका निदान किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, निदानात्मक के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, पहले आपकी बीमारी जो भी होगी, आपकी जो समस्या होगी उसको पता करेंगे। जैसे कि डॉक्टर पहले आपकी बीमारी पता करता है, उसके बाद ही तो आपको उपचार के लिए जो मेडिसिन वगैरह है जो भी देना होता है वो देता है। ऐसे ही शिक्षण में होता है। ठीक है, पहले टीचर आपका निदानात्मक परीक्षण करेगा। ठीक है, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन के द्वारा जानेंगे कि डगलस एव हॉलैंड के अनुसार, ठीक है, डगलस एव हॉलैंड के अनुसार जानेंगे कि उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षा के निर्माण की आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। तो आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे यहाँ पे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। ठीक है, क्या है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है उत्तम परीक्षण की कसौटी बताइए। तो कसौटी और विशेषता एक ही बात होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि कसौटी क्या पूछ लिया ये और मैंने तो विशेषता पढ़ा था। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या है कि किसी भी उत्तम परीक्षण में कुछ मूलभूत विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्या होता है? कुछ मूलभूत विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यदि कोई परीक्षण इन विशेषताओं से युक्त होता है तब ही उसे एक उत्तम परीक्षण कहा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं होंगी उनको हम जानेंगे। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। आपसे जो वन लाइनिंग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता या कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको कसौटी देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो कसौटी और विशेषता एक ही बात होती है। सही है, तो व्यवहारिक विशेषता और तकनीकी विशेषता क्या होगा? व्यवहारिक विशेषता और तकनीकी विशेषता। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इनके अंदर भी जो विशेषताएं होती हैं, व्यवहारिक में आपकी अलग अलग विशेषताएं आती हैं, तकनीकी में अलग अलग विशेषताएं आती हैं। तो अच्छे से बहुत अच्छे से जानेंगे। आपको क्लास पसंद ही आएगी। तो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करना आप। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम। तो देखिए यहाँ पर इधर एक तरफ आपकी व्यवहारिक कसौटियाँ लिखी हैं या विशेषताएं लिखी हैं और दूसरी तरफ आपकी तकनीकी कसौटियाँ लिखी हैं। मैंने यहाँ पर कसौटी इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अगर आप क्लास में एक दो बार कसौटी पढ़ेंगे तो आपको पेपर में भी याद रहेगा कि विशेषता कसौटी में से कुछ भी लिखा आ जाए तो लिखना आपको यही है। ठीक है, तो पहली दी है व्यवहारिक कसौटी में क्या दी है? उद्देश्यपूर्णता। और तकनीकी कसौटी में क्या होगी? वैधता होगी। ठीक है, तो सेकंड इसमें क्या दी है? व्यवहारिक कसौटी में सेकंड दी है व्यापकता होगी और यहाँ पर तकनीकी में क्या होगी? विश्वसनीयता होगी। ठीक है,
थर्ड इसमें दिए है समय एवं कीमत, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट। इसके बाद थर्ड दिए, इधर दी है तकनीकी कसौटी में, वो दी है वस्तुनिष्ठता दी है। क्या है? वस्तुनिष्ठता दी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो उसको रख सकते हैं हम यहाँ पर। फोर्थ इसमें है सुगमता। क्या है? सुगमता है। और यहाँ पर तकनीकी कसौटी में क्या होगा? वो होगा विभेद शक्ति। क्या होगी? विभेद शक्ति। यहाँ पर मैंने, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से सीख सकते हैं। फिफ्थ इसमें दिया है मानक, ठीक है। तो मानक भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें मानक 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, एक एक करके इसको जानेंगे। पहले हम जानेंगे उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं या कसौटियां, ठीक है। तो पहला इसमें दिया है उद्देश्य पूर्णता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें पहली कौन सी होगी? उद्देश्य पूर्णता होगी, ठीक है। तो प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। अतः परीक्षण के उद्देश्य की पृष्ठभूमि, क्या है? परीक्षण के उद्देश्य की पृष्ठभूमि में यह देखना चाहिए कि परीक्षण में उनके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं होती है, जिनके लिए उनका निर्माण किया गया, ठीक है। तो जो उत्तम एक परीक्षण होता है उसमें पहले हम ये ज्ञात करते हैं जो हमने जो उद्देश्य बनाया था उसकी पूर्ति हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे हमने आपको उद्देश्य बनाया है कि आपको डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त हो, और आप डीएलएड अपने हर बैच में हम यही कोशिश करते हैं कि आप हर सेमेस्टर में अपना अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, जब आपका रिजल्ट देखेंगे तभी तो हम ये पता कर पाएंगे कि या आपका हम बीच में कुछ टेस्ट रख दें या कुछ भी वन लाइनिंग क्वेश्चन का कुछ टेस्ट रखते हैं, तो ये ऐसे परीक्षण कर सकते हैं हम आपका कि हमने जो आपको बताया है, ये पढ़ाया है, उसका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगली देखेंगे। इसके बाद दी है व्यापकता। क्या दी है? व्यापकता। तो व्यापकता का अर्थ क्या होता है? किसी परीक्षण में पाठ्यक्रम की अधिक से अधिक अंशों का समावेश हो। क्या हो? पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक अंशों का क्या हो? तो पाठ्यक्रम में क्या हो? अधिक से अधिक अंशों का समावेश हो। तो परीक्षण में पाठ्यक्रम के केवल कुछ अंशों को ही महत्व न दिया जाए, बल्कि विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को महत्व प्रदान करते हुए सभी अंशों के प्रश्नों या पदों का चयन करके परीक्षा का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम परीक्षा ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है केवल हमने एक चैप्टर जो है उसको वही हमें अच्छा लग रहा है हम उसी से सारे क्वेश्चन डाल दें, नहीं, जितने भी चैप्टर हैं उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा यही क्या होता है? व्यापकता होती है, ठीक है, एक उत्तम परीक्षण की। दूसरे शब्दों में जानेंगे कि परीक्षण को संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिसका अधिक कोई परीक्षण पाठ्यक्रम एवं उनके विभिन्न अंशों और क्षेत्रों से संबंधित होगा, ठीक है। उतना ही वह क्या होगा? व्यापक होगा, ठीक है। तो हमें जो है पाठ्यक्रम के सभी अंशों से रिलेटिव क्या है, परीक्षण जब लेते हैं तो उनको शामिल करना है परीक्षण में, ठीक है। तो क्या होगी? एक उत्तम परीक्षण में क्या होगी? व्यापकता आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगर आपको आते हैं ये क्वेश्चंस तो जो है आप इनको ऐसे ही हेडिंग डाल के करके आइए, ठीक है। तो आगे इसमें देखेंगे कि परीक्षण की रचना करते समय पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी तथ्यों या विषय सामग्री को न लेकर उनके प्रतिनिधित्व करने वाले न्याय दर्शन, ठीक है, सैंपल को लेते हैं। मतलब कि कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हम उनको ले लेते हैं। विषय सामग्री के न्याय दर्शन पर चुने गए प्रश्नों की सूची, यानी परीक्षण में परीक्षार्थियों की सफलता और असफलता के आधार पर हम उनके संपूर्ण विषय के तथ्यों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चे के क्या है, एक सूची बना के इन सभी में क्या है, उन सारे प्रश्नों को उनके जो चैप्टर्स हैं या पाठ्यक्रम है उसके सैंपल्स डालकर हम रख सकते हैं, ठीक है। और तथ्यों का कितना भाग लिया जाए कि परीक्षण व्यापक हो सके, यह एक विचारणीय विषय है, ठीक है। तो परीक्षण में कितने प्रश्न लिए जाएं और जिससे
यह संपूर्ण विषय के पाठ्यक्रम का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। इसका निर्णय परीक्षण निर्माण, ठीक है, परीक्षण निर्माण जिससे परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों को यह ध्यान में रखकर करना चाहिए। हाँ, परीक्षण जितना व्यापक होना चाहिए उतना वह वैध मतलब वैलिड भी होना चाहिए, ठीक है, अनवैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो तो परीक्षण को व्यापक बनाने के लिए परीक्षण के सभी व्यवहारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या है आवश्यक है, ठीक है। तो इन सारे जो पॉइंट्स होते हैं इनको ध्यान में रखना जरूरी होता है जब हम परीक्षण ले रहे हैं। आगे चलते हैं और देखेंगे इसमें। अब इसके बारे में जानेंगे कि थर्ड इसमें दिया है समय और कीमत। क्या दी है? समय और कीमत दी है, ठीक है। तो परीक्षण के लिए समय की सीमा निश्चित की जाती है, वह परीक्षण उत्तम माना जाता है। मतलब कि अब आप जैसे आपको पता है कि आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपके परीक्षण में। ऐसा तो नहीं है कि जब आपका मन करे तब तक आप लिखते रहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समय जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक उत्तम परीक्षण के लिए। तो जो कम समय में परीक्षाओं की उपलब्धि का मानक कर सके। यदि परीक्षण के अन्य गुणों का प्रभाव ना पड़े तो छोटे परीक्षण को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, जिससे समय की बचत हो सकती है, परंतु परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता बहुत कुछ लंबाई पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अतः परीक्षण में प्रश्नों की संख्या या लंबाई इतनी होनी चाहिए, प्रश्नों की संख्या मतलब लंबाई से मतलब यही है कि पेपर इतना लंबा होना चाहिए कि जिसमें कि उनकी विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो, वैलिड हो, अनवैलिड ना हो। पता चले 4-5 पन्ने आप मान लीजिए क्वेश्चन तो 25 मतलब कि पेपर तो 25 नंबर का है, लेकिन वहाँ पर आपने दे दिए हैं 15 बहुविकल्पीय दे दिए हैं, ठीक है, और 10-15 ही आपने अति लघु दे दिए हैं, और लघु भी आपने ढेर सारे दे दिए हैं, तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कम कीमत से अच्छी प्रकार निर्मित परीक्षण सदैव क्या होता है, लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए हम जानेंगे, पुनः प्रयोग में लाए जाने वाली प्रश्न पुस्तिका से धन की बचत होती है, ठीक है। क्या होती है? धन की भी बचत होती है इसमें, ठीक है। तो धन और समय दोनों की ही बचत होगी। तो आगे चलते हैं और देखेंगे हम इसके बाद। और अगला होगा पॉइंट, वो होगा सुगमता। क्या होगा? सुगमता होगा, ठीक है, 4th नंबर होगा। तो सुगमता अच्छे परीक्षण का एक गुण है। क्या है? अच्छे परीक्षण का एक गुण है। तो परीक्षण, प्रशासन, अंकन और व्याख्या तीनों दृष्टि से सुगम होना चाहिए, ठीक है। परीक्षण की सुगमता का संबंध 3 बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? पहली हो सकती है कि प्रशासन की सुगमता, ठीक है, यह प्रशासन की सुगमता। तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे इसका प्रशासन सुविधापूर्वक हो सके। कैसा हो सके? सुविधापूर्वक हो सके। और खा नंबर दिया है कि फलांक की सुगमता, ठीक है। तो परीक्षण की फलांकन विधि सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इजी टू। तो गा नंबर क्या दिया है? व्याख्या की सुगमता होना चाहिए। तो परीक्षण में मानक स्पष्ट रूप से निश्चित होने चाहिए, जिससे व्याख्या करने में क्या हो, सरलता होती है, ठीक है। क्या होती है? सरलता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4th पॉइंट तक समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो देखते ही ना जाए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने जहाँ से जहाँ अपने क्लासमेट जो हैं, आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करिए ताकि वो भी हमारे इस निपुण बैच से जुड़ सके और अपनी सारी क्लासेस प्रॉपरली तैयारी कर सके पेपर्स की, ठीक है। क्या दिया? 5th पॉइंट दिया है मानक। क्या दिया है? मानक दिया हुआ है। तो प्रमापीकरण का एक आवश्यक पक्ष होता है। क्या होता है? मानक जो होता है वो प्रमापीकरण का एक अच्छा पक्ष होता है। तो मानकों का निर्धारण करना क्या होता है? इसका अर्थ होता है मानकों का निर्धारण करना, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं इसमें मानकों का निर्धारण देखेंगे कि परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या मानकों के आधार पर की जाती है, ठीक है। मानक वह अंक जो प्रतिनिधि प्रयोज्यों या आदर्शों से प्राप्त किए जाते हैं। परीक्षण के मानकों को एक न्याय दर्शन पर
प्रशासनिक करके ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। तो मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह की स्थिति, यहाँ पर व्यक्ति आएगा, ठीक है, व्यक्ति की क्या आएगा? व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए तथा उनका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्ति से करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति की क्या होती है, किसी एक समूह में जब हम उसकी परीक्षा लेते हैं तो उसकी तुलना करने के लिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं कि वो उस समूह से किस तरीके से भिन्न है या अलग है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे इसके बाद। अब हम जानेंगे कि मानक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। मानक के प्रकार जानेंगे, ठीक है, कि मानक कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आयु मानक, दूसरा होता है श्रेष्ठ मानक, ठीक है। तो मानक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आयु मानक, एज, और दूसरा क्या होगा? जो है ग्रेड श्रेणी वाला होता, ठीक है। तो पहला देखेंगे आयु मानक क्या है कि परीक्षण को व्यक्तियों के विशाल न्याय दर्शन समूह, ठीक है, विशाल न्याय दर्शन समूह पर प्रशासित करके आयु मानकों का निश्चित किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 10, 20 या 40 वर्ष के लोगों को अलग अलग परीक्षण को प्रशासित करके हर समूह के प्राप्तांकों का औसत अंक ज्ञात कर लिया जाता है। तब पदों को उस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए रखा जाता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, केवल एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि यहाँ पर बताइए ये कौन सा मानक का यूज किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल डाला है। अब जानेंगे श्रेणी मानक कौन सा होता है। तो हर श्रेणी के बालकों के मध्यांक की गणना कर श्रेणी मानकों की गणना की जाती है। मानक की विश्वसनीयता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो मानकों की जो विश्वसनीयता है वो कौन कौन से बातों पर निर्भर करती है, उनके बारे में दो मैंने रखे हैं यहाँ पर। तो पहला इसमें है जिस न्याय दर्शन पर मानकों का निर्धारण हो वह काफ़ी बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? काफ़ी बड़ा होना चाहिए। सेकंड दिया है न्याय दर्शन संपूर्ण जनसंख्या का उपयुक्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त तो संपूर्ण क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेड मानक यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमने जान लिए अपने पहला जो पॉइंट्स था उत्तम परीक्षण का, उसके बारे में हम जान चुके हैं, उसके अंदर जो भी थे। तो आगे हम चलते हैं, अगला देखेंगे। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता। यहाँ पर हमने आगे अभी हमने देखी थी वो व्यक्तिक विशेषताएं थी या कसौटी थी। अब यहाँ पर हम तकनीकी विशेषताएं जानेंगे। तो पहला इसमें दिया है वैधता। तो इसमें पहली जो विशेषता है वो क्या दी है? वैधता, ठीक है, वैलिडिटी। तो किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है, ठीक है, जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अतएव यह स्पष्ट है कि परीक्षा उसके उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। परीक्षा का क्या है? वैधता से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण होती है, ठीक है। तो पूछा जाए एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है, तो वैधता होती है, उसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसमें एक जो है परिभाषा देख लेते हैं कि वैधता की परिभाषा क्या है। तो क्रोनबेक के अनुसार वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण क्या है? वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो जिसके लिए परीक्षा का निर्माण होता है तो उसी के ऊपर जो कार्य करता है वही क्या होती है? वैधता होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें विशेषता इसकी जानेंगे। अगली दी है विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता में क्या होता है? विश्वसनीयता क्या होती है? तो वैधता की भांति विश्वसनीयता भी किसी अच्छे परीक्षण की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। यह अच्छे परीक्षण की प्रमुख
कसौटी है, ठीक है, कसौटी भी लिख सकते हैं विशेषता के लिए। आगे देखेंगे कि विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए, ठीक है, और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करे, ठीक है। जब हम किसी एक व्यक्ति की बार बार एक ही टॉपिक पे या एक ही सब्जेक्ट पे बार बार परीक्षा लेते हैं और प्रत्येक बार उस पर उसका प्राप्तांक होता है वो सेम रहता है, एक जैसा रहता है, तो वहाँ पर क्या होती है, विश्वसनीयता होती है, ठीक है। तो यह परीक्षण विश्वसनीयता कहा जाएगा, ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कोई बच्चा है, उसकी बार बार एक अध्यापक ने बार बार परीक्षा ली है लेकिन प्रत्येक बार उसका प्राप्तांक समान बैठ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसे हम विश्वसनीयता कहेंगे, ठीक है। तो एक डेफिनेशन के द्वारा अच्छे से और जानेंगे। तो फ्री मैन के अनुसार, किसके अनुसार, फ्री मैन के अनुसार, तो किसी परीक्षण की विश्वसनीयता इस बात को इंगित करती है कि उस परीक्षण में आंतरिक संगति कितनी है और उस परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में कितनी संगति है, ठीक है। तो इस तरीके से ये विश्वसनीयता होती है एक उत्तम परीक्षण की विशेषता। आगे चलेंगे, नेक्स्ट विशेषता जानेंगे। अब अगली इसमें दी है विभेद शक्ति, ठीक है, विभेदन शक्ति। तो एक परीक्षण तभी विभेदकारी कहा जाएगा जब वह अधिगम उपलब्धि एवं कम उपलब्धि वाले छात्रों में भेद करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तहत जानेंगे कि उपलब्धि परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो यह बता सके कि एक विद्यार्थी 75 अंक प्राप्त करता है तो दूसरा केवल 40 अंक प्राप्त करता है। अतः जब कोई परीक्षण ठीक ढंग से किसी गुण, कौशल, उपलब्धि या योग्यता के आधार पर समूह की परीक्षाओं को उच्च, मध्यम तथा कमजोर वर्ग की श्रेणी में विभक्त कर देता है तो कहा जाता है कि उस परीक्षण में क्या है, विभेदकारिता है। क्या है, विभेदकारिता है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, का गुण है। इस प्रकार के परीक्षण अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के परीक्षण जो होते हैं जिसमें विभेद शक्ति होती है, विभेद शक्ति का मतलब कि जो बच्चे हैं उनको उच्च, मध्यम और हम जो है कमजोर श्रेणी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, विभेद शक्ति होती है। आगे चलते हैं, इसके बाद अब हम जानेंगे इसके बारे में। ऐसे परीक्षण में विभेदकारिता का गुण होता है जिससे सभी कठिनाई स्तर के प्रश्न या पद सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सभी परीक्षार्थी आसानी से कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो कंपटीशन लेवल के जो पेपर्स होते हैं, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई टीचिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, उस सब में इसी तरीके से क्वेश्चंस डाले जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सभी बच्चों को आते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर केवल कुशाग्र बुद्धि वाले परीक्षार्थी को दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डीप से पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं केवल वो ही दे पाते हैं, ठीक है। तो परीक्षण में अधिकांश प्रश्न ऐसे सम्मिलित किए जाते हैं जिनका उत्तर मध्यम स्तर के परीक्षार्थी दे सकें, ठीक है, या मध्यम स्तर के परीक्षार्थी दे सकें। तो सारे एग्ज़ाम आपके इसी पैटर्न पे इसी तरीके से जो हैं अच्छे तरीके से होते हैं कि उनमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही रखे जाते हैं कि पूरा क्लास कर लेगा उस क्वेश्चंस को, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे जाते हैं जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो ही कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे जानेंगे परीक्षण की विभेदन। तो शक्ति या विभेदकारिता ज्ञात करने के लिए परीक्षण के प्रत्येक पद का पृथक विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, पृथक विश्लेषण किया जाता है। इसे पद विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पद विश्लेषण कैसे हैं, ठीक है, इनटैम एनालिसिस कहते हैं। इसमें प्रत्येक पद क्या होता है, प्रत्येक पद की कठिनाई स्तर का भी पता लग जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक स्तर के या पद के कठिनाई स्तर का भी पता लगा सकते हैं इसके तहत हम। तो आगे हम चलेंगे इसके बाद। तो क्लास अच्छी लग रही है तो मुझे बताइए आप कमेंट में कैसी लग रही है।
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लग रही है। तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर जो विशेषताएं थी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता अगर आपको आती हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से हेडिंग डाल के कर सकते हैं। अगर आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप जैसे आपसे पूछी जाए तकनीकी विशेषता की जो तकनीकी उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषता का वर्णन कीजिए या तकनीकी विशेषता के बारे में बताइए, तो वहाँ पर केवल आप इसकी हेडिंग्स डालकर वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन लघु में पूछा जाए तब आप इसको डिटेल में बताना, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पूछा ना जाए तब आप इसको इतना लॉन्ग मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको करा रही हूँ क्योंकि आपको अगर लघु में आता है तो आपको वहाँ पर कठिनाई ना हो पेपर को करने में, सही है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने दोनों जो विशेषता वाला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद आगे क्या होगा हमारा। तो आगे अब हम देखेंगे शिक्षण एवं मूल्यांकन का संबंध, ठीक है। ये जानेंगे कि इन तीनों का संबंध क्या है। तो शिक्षण को हम अधिगम हेतु मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं, ठीक है। अर्थात टीचिंग इज अ गाइडेंस ऑफ लर्निंग। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो शिक्षण जितना अधिगम में बदल जाए वह उतना ही अच्छा है, ठीक है। जो हमने शिक्षण लिया है वो जितना जल्दी होता है अधिगम में बदल जाता है, वही क्या होता है, उतना ही अच्छा होता है। अतः शिक्षण और अधिगम अलग अलग ना होकर एक ही सिक्के के क्या हैं, 2 पहलू होते हैं। तो शिक्षण और अधिगम है दोनों ही एक ही उसके क्या हैं, पहलू हैं। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम को एक सातत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात टीचिंग लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस, ठीक है। अधिगम या सीखना एक प्रक्रिया है। यह अधिगम और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम है और मूल्यांकन अधिगम के स्तर व उपस्थिति की जानकारी की प्रविधि है। तो इसके संबंध में व्याख्या निम्न प्रकार की जाती है। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि अधिगम शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध होता है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, आगे हम चलेंगे, इसको अच्छे से जानेंगे थोड़ा विस्तार में। पहला इसमें दिया है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का प्रकाश है। क्या है? मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का प्रकाश है। तो शिक्षण द्वारा बालक ने कितना सीखा है तथा उसके व्यवहार में किस स्तर तक परिवर्तन हुआ है, वंचित परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इन सब बातों का निर्माण मूल्यांकन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम के तहत बच्चा कितना सीखता है, इसको हम कैसे पता लगाते हैं, हम उसका मूल्यांकन करके पता लगाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या दिया इसका। अब सेकंड इसमें दिया है शिक्षण अधिगम का लक्ष्य मूल्यांकन। क्या है? शिक्षण अधिगम का लक्ष्य मूल्यांकन है। तो बच्चों को वंचित गुणों मतलब मूल्यों को आरोपित, ठीक है, आरोपित करना शिक्षण का क्या होता है, लक्ष्य होता है। यह क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो यह मूल्यांकन का अभिप्राय बच्चों के अंदर अपेक्षित गुणों को विकसित करना है, जिससे शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों द्वारा किया जाता है कि बच्चे के लक्ष्य को प्राप्ति हो उसको। थर्ड इसमें देखिए मूल्यांकन शिक्षण का प्रेरक है। क्या है? मूल्यांकन शिक्षण का प्रेरक है। तो प्रत्येक शिक्षक व विद्यार्थी यह जानता है कि संपूर्ण क्रियाकलाप का अंतिम व पूर्ण लक्ष्य क्या है, मूल्यांकन ही है। बिना मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरे शिक्षण अपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो शिक्षण की अनिवार्य अवधारणा शिक्षक को शिक्षण कार्य व छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनका संबंध होता है तीनों का, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, इसके बाद हम जानेंगे फोर्थ इसमें दिया है कि शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है। तो किस तरीके से सतत प्रक्रिया है? छात्र के विकास तथा शैक्षिक उद्देश्यों
की पूर्ति हेतु शिक्षण अधिगम सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सदैव चलने वाली प्रक्रिया है तथा उसकी ग्रहण क्षमता व ग्रहण स्तर की जानकारी हेतु सतत मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, ताकि अधिगम स्तर की जानकारी प्राप्त करके उनमें संशोधन परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, संशोधन क्या है? परिवर्तन किया जा सके। स्पष्ट है कि मूल्यांकन भी शिक्षण अधिगम के साथ साथ होते रहने चाहिए। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है कि शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तीनों अलग अलग ना होकर एक शैक्षिक प्रक्रिया की क्या है? अभिन्न अंग होते हैं। इसीलिए विद्वान ने कहा, क्या कहा? टीचिंग लर्निंग इवोल्यूशन इज अ क्या कहा है? कंटिन्यूम कहा है। तो ये विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे कि अतः शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन के संबंध में हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावहीन होती है। ठीक है, जब तक हम ये पता नहीं करेंगे कि जब तक हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण एवं अधिगम दोनों ही अपेक्षित सुधार किए जा सकते हैं। अगर उनमें कुछ कमी रह गई है, बच्चों को सिखाने में कमी रह गई है, कुछ भी गलतियां आ रही हैं, तो उनको हम सुधार कर सकते हैं। किसके द्वारा? लेकिन मूल्यांकन के द्वारा। तो प्रभावी शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि शिक्षक ये भी देखे कि जिन छात्रों की उपलब्धि कम हो रही है उनका कारण क्या है। ठीक है, जैसे हम मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कौन बच्चा वीक है और कौन बच्चा अपनी पढ़ाई में जो है अच्छा है। ठीक है, तो कमजोरी के स्वरूप और विस्तार क्या है। ठीक है, तो जो बच्चा कमजोर है उसका कारण क्या है, इसकी जानकारी होने पर छात्रों को उपचारात्मक मार्गदर्शन देना भी आवश्यक हो जाता है। जो बच्चे मेधावी हैं, मतलब कि जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनके शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम कैसे होते हैं? कार्यक्रम की व्यवस्था की दृष्टि और शिक्षा के मूल्यांकन से ही मिलती है। ठीक है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, या क्लास में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उनका जो शिक्षण उपलब्धि है बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनको भी देख सकते हैं कि वो आगे जाकर किस दृष्टिकोण या किस दिशा में जाएं। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज हमने जो उत्तम परीक्षण के बारे में जाना कि उसकी विशेषता क्या होती है और शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो कल जो है हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मैं आपके लिए हाजिर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप क्लास में प्रॉपर तरीके से टाइम पर आ सकें। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर किया करिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम नेक्स्ट क्लास किस तरीके से दें और हमारा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है अगली क्लास में। इसलिए जो है आपको क्लास कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देखने को नहीं मिलती। यही रीज़न होता है कि टीचर को एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता, आपको क्लास देने के बाद उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है कि कितने बच्चे उस तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस निपुण बैच से जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगी आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।